हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। कल हमने कक्षा 12 के राजनीति विज्ञान के पाठ्यक्रम की विवेचना की थी और आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपको स्कोरिंग करनी है। अब हमें इस लॉकडाउन के द्वितीय चरण में दो बातों में बदलाव लाना होगा। दो बातें जो हमें करनी है कि ब्रिंग योर ओन डिवाइस और वर्क फ्रॉम होम। दो ये बदलाव 21वीं सदी के तीसरे दशक में अनिवार्य रूप से करने होंगे और बदलाव का दबाव बनने से पहले अगर हम अपने आप को बदल लें तो इसके परिणाम बहुत ही सकारात्मक आते हैं। कल माननीय राज्यपाल महोदय कलराज मिश्र ये कह रहे थे कि उच्च शिक्षा में अगर निरंतरता बनाए रखनी है तो ऑनलाइन शिक्षा के विकल्प को हमें अपनाना ही होगा। तो आप भी अपना माइंड इस तरह से सेट कर लीजिए कि हमें पारंपरिक शिक्षण पद्धति छोड़कर इस पद्धति को अपनाना है और इस पद्धति को अपनाने से कम इस सत्र में आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं और ये जो पूरे विश्व में उथल पुथल मची हुई है उसका असर आपके अध्ययन पर नहीं होगा। तो आज हम सबसे पहला जो टॉपिक है आपका भारतीय संविधान की विशेषताएं, उसकी विवेचना करेंगे। अगर हम भारतीय संविधान की विशेषताओं को ठीक ढंग से समझ लेते हैं तो आपका खंड ब है वो लगभग आपको स्पष्ट हो जाएगा। सबसे पहली विशेषता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान, यानी हमारा संविधान है वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। ये जनता के द्वारा निर्मित है और जनता द्वारा ही अंगीकृत, आत्मार्पित और अधिनियमित है। यानी जो संविधान सर्वोच्च है, हालांकि शक्तियां हैं वो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में बटी हुई है, पर कहीं भी अगर विवाद का विषय होता है तो संविधान को ही संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न माना है। दूसरी विशेषता है प्रस्तावना। हमारे संविधान में हमारे देश की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों के अनुसार संविधान के उद्देश्य और लक्ष्य तय किए गए हैं और उद्देश्य और लक्ष्यों की विवेचना प्रस्तावना में की गई है। प्रस्तावना पर हम विस्तार से चर्चा अलग से करेंगे। तीसरी जो विशेषता है वो है विश्व का सबसे विशाल संविधान। जब हम अन्य देशों के संविधान से हमारे भारत के संविधान की तुलना करते हैं तो हम ये पाते हैं कि ये संविधान है वो सबसे विशालतम है। जैसा यूएसए के संविधान में मात्र 7 अनुच्छेद हैं, कनाडा के संविधान में मात्र 147 अनुच्छेद है और ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 अनुच्छेद है। दक्षिण अफ्रीका, जिन्होंने भारत के संविधान को अपना प्रतिमान मानकर अपना संविधान बनाया था, उसमें भी मात्र 153 अनुच्छेद है। जब हम भारत के संविधान पर दृष्टि डालते हैं तो देखते हैं भारत में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। इसके अलावा 5 परिशिष्ट है और समय अनुसार परिवर्तन का भी विकल्प रखा गया है। तो आज तक 101 संविधान संशोधन हो चुके हैं। 101वां संशोधन जो बहुत ही चर्चित रहा, जीएसटी के लिए किया गया था और सितंबर 2016 में इसे किया गया। तो इन सब की अगर हम विवेचना करें तो देखते हैं कि भारत का संविधान वास्तव में सबसे विशाल संविधान है। संविधान की चौथी विशेषता है लिखित और निर्मित संविधान। भारत का संविधान है वो संविधान सभा के द्वारा लगभग 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, आप लिख लीजिए, संविधान निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे। और ये प्रश्न है प्राय आईएएस और आरएएस तक में पूछा जाता है कि संविधान सभा को संविधान लिखने में कितना समय लगा। तो ये भी आपका स्पष्ट हो जाता है। इस संविधान सभा के द्वारा संविधान को लिखा गया और ये संविधान सभा पूर्णतया अप्रत्यक्ष रूप से चुनी गई थी और जनता द्वारा चुनी हुई संविधान सभा के द्वारा संविधान निर्मित किया गया। अगली जो विशेषता है वो है संसदीय शासन व्यवस्था, यानी हमारे संविधान में संविधान की शक्तियों का वितरण है वो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और राष्ट्रपति में किया गया है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है। व्यवस्थापिका जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती है और जब कभी
व्यवस्थापिका अपना बहुमत खो देती है तो मंत्रिमंडल को सामूहिक रूप से त्याग पत्र देना होता है। मंत्रिमंडल का जो प्रमुख है वो प्रधानमंत्री होता है और राष्ट्रपति का पद गरिमा एवं प्रतिष्ठा का है, यानी संवैधानिक शक्ति मात्र उनको दी गई है और संपूर्ण जो कानून संबंधी कार्य है वो संसद के द्वारा किए जाते हैं। अगली विशेषता है मौलिक अधिकार और कर्तव्य। हमारे संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक नागरिकों के मौलिक अधिकारों की विवेचना की गई है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, लेकिन 1976 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा असमानता के कारण संपत्ति के मूल अधिकार को कानूनी अधिकार का रूप दिया गया और अब 6 मूल अधिकार है वो नागरिकों को दिए गए हैं। इन 6 मूल अधिकारों की विवेचना भी विस्तृत रूप से हम मूल अधिकार प्रकरण में करेंगे और एक अधिकार जो 1 अप्रैल 2010 को 6 से 14 वर्ष के बालकों को दिया गया वो है शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार। और जो शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है उसको स्वतंत्रता के अधिकार में जोड़ा गया है। स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद 21 क जोड़कर बच्चों को यह अधिकार दिया गया है। संविधान में, मूल संविधान में कर्तव्यों की विवेचना नहीं थी, लेकिन समय की आवश्यकता अनुसार 42वें संविधान संशोधन द्वारा नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। कर्तव्य और अधिकार एक दूसरे के, एक ही सिक्के के 2 पहलू है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर हम अधिकारों को की इच्छा रखते हैं तो हमें कर्तव्यों की पालना करनी होगी और ये कर्तव्य भी जैसे पर्यावरण संरक्षण के लिए मूल कर्तव्य निर्धारित किया गया है और सार्वजनिक स्थानों के संरक्षण के लिए मूल कर्तव्य निर्धारित किया गया है। संविधान की रक्षा के लिए, अंतर्राष्ट्रीय नियमों के पालन के लिए कर्तव्य निर्धारित किया गया है। इस तरह से विस्तृत विवेचना है वो संविधान में की गई है। कर्तव्य है और अधिकार, इसके बारे में भी हम एक अलग से प्रकरण में इसकी विस्तृत विवेचना करेंगे। 7वां जो विशेषता है संविधान की, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। जब हम अन्य देशों के संविधान से तुलना करते हैं तो हम देखते हैं कि शायद विश्व में मात्र 1 या 2 संविधान में नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, लेकिन भारत के संविधान में विस्तृत रूप से राज्यों को नीति निर्माण के समय किस तरह का कार्य करना है, किन नियमों का पालन करना है, इसके लिए निर्देश के लिए कुछ तत्व निर्धारित किए गए हैं। और ये भारतीय संविधान ने आयरलैंड के संविधान से लिए और आयरलैंड के संविधान के अनुसार ही नीति निर्देशक तत्व निर्धारित किए गए। हालांकि ये वाद योग्य नहीं है। अगर कोई राज्य है वो इनका पालन नहीं करता है तो न्यायालय की शरण नहीं ली जा सकती। फिर भी लोक कल्याणकारी राज्य के रूप को फलीभूत करने के लिए इन निर्देशक तत्वों की पालना की जाती है। अगली जो विशेषता है वो है समाजवादी राज्य। मूल संविधान में इस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था, लेकिन बाद में भारतीय शासन व्यवस्था को दिशा देने के लिए समाजवादी शब्द है वो प्रस्तावना में जोड़ा गया कि हमारा जो संविधान है वो समाजवादी धारणा पर आधारित हो, हमारा शासन इस धारणा को लेकर चले, तो इसको भी इसमें जोड़ा गया। अगली विशेषता है वयस्क मताधिकार। भारत में प्रत्येक मूल संविधान में प्रत्येक 21 वर्ष के नागरिक को वयस्क माना गया और उसे मताधिकार प्रदान किया गया। लेकिन बाद में समय की आवश्यकता अनुसार 61वां संविधान संशोधन किया गया और प्रत्येक 18 वर्ष के नागरिक को बिना किसी भेदभाव के मत देने का अधिकार दिया गया और यह हमारी मुख्य विशेषता है। अगली जो विशेषता है वो है पंथ निरपेक्ष राज्य। भारत ने पंथ निरपेक्ष राज्य का पश्चिमी प्रतिमान न अपनाकर उसमें देश की आवश्यकता के अनुसार देश के नागरिकों की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए पंथ निरपेक्ष राज्य की अवधारणा को अपनाया है। और इसका उल्लेख मूल संविधान में किया गया है कि भारत न तो किसी राज्य धर्म को अपनाएगा और न किसी को मानने से इनकार करेगा, और नागरिक अपनी आस्था के अनुसार अगर किसी धर्म के नियमों का पालन करते हैं तो वो उसके लिए उनको जितनी भी आवश्यकता होगी, जैसी व्यवस्थाएं बनानी होगी, उन व्यवस्थाओं को बनाने में सहयोग देगा। यानी पंथ निरपेक्ष, अपने आप को पंथ निरपेक्ष राज्य घोषित किया। ये हमारे संविधान की 10 मूल विशेषताएं हैं। 10 मूल विशेषताओं की चर्चा आपके साथ कल की जाएगी।
बच्चों, अगर भारतीय संविधान की विशेषताएं पूर्ण रूप से याद कर ली जाती है तो आप परीक्षा में निबंधात्मक प्रश्न भी पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा 20 विशेषताओं में से अलग अलग भी प्रश्न पूछे जाते हैं। उदाहरण के लिए सिद्ध कीजिए कि भारत का संविधान विश्व का सबसे विशाल संविधान है, या भारत का संविधान लिखित एवं निर्मित कैसे हैं, संसदीय शासन व्यवस्था क्या है, नीति निर्देशक तत्व क्या है। इस तरह से कई छोटे छोटे प्रश्न हैं वो इसमें से निकल कर आएंगे, तो आप तैयारी करेंगे। और मेरा आपको ये सुझाव है कि आप इन वीडियो को देखते देखते अपने स्वयं के नोट्स भी अवश्य तैयार करें, जिससे आपको परीक्षा में उन प्रश्नों का समाधान करने में आसानी होगी और आपके परीक्षा में भी अच्छे अंक आएंगे, ऐसी मेरी कामना है। इस लॉकडाउन के काल में भी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, घर में रहिए।